नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में। मैं आपके साथ सिद्धांत पाठक। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार अब तेज हो चला है। इसी कड़ी में भाजपा की ओर से आज पीएम मोदी ने बस्तर में विजय शंखनाद रैली की। प्रधानमंत्री मोदी आज बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने भानपुरी आमसभा संबोधित कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कांग्रेस को जहां राम विरोधी करार दिया, वहीं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के दिए गए लाठी डंडे के प्रहार वाले बयान का भी जवाब दिया और अपने आप को गरीब का बेटा बताया। कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की झलक पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता लगातार अपनी पार्टी के समर्थन में चुनावी दौरे कर जनता से वोट की मांग कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया है। बस्तर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, इसलिए दोनों ही पार्टी
का फोकस अभी बस्तर पर है। आज पीएम मोदी का बस्तर दौरा था। वहीं 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह और राहुल गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगे, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव के समय कांग्रेस अपने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं से परेशान है। इसलिए अब कांग्रेस ने ऐसे नेताओं के मैनुअल का फैसला लिया है, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय संवाद एवं संपर्क कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस ने अपने डैमेज कंट्रोल प्लान के तहत इस कमेटी का गठन किया है, जिसमें 14 सदस्य हैं। पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू की अध्यक्षता में यह कमेटी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद स्थापित कर उन्हें पार्टी में रोके रखने की कोशिश करेगी। सामान्यतः हर चुनाव के पहले पार्टी वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाती है, जो पार्टी के नेताओं से संपर्क करती है, उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार की गतिविधियां कैसे चल रही है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता या कोई कनिष्ठ कार्यकर्ता किसी कारणों से अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं दे पा रहा है, उनसे चर्चा करके उनको मुख्य धारा में लाना इस कमेटी का काम। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव हो रहा है। बस्तर सीट पर प्रचार अभियान तेज है। पीएम मोदी की सभा के जरिए भाजपा अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले झीरम की घटना को लेकर बवाल फिर से तेज हो गया है। आखिर नितिन नवीन को क्यों याद आया कवासी का वीडियो, क्यों बैज से पूछा सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। में इस बार फिर झीरम घाटी मुद्दा बनते दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से कांग्रेस ने इस बार कद्दावर नेता कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। कवासी का नाम सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। झीरम मामले को लेकर भाजपा लगातार कवासी पर तीखे हमले बोल रही है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने झीरम की घटना को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दो टूक लहजे में सवाल पूछा कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, झीरम के पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल पाया। कांग्रेस नेताओं से पूछा कि झीरम के दोषियों पर कांग्रेस मेहरबान क्यों है। नितिन नवीन के बयान ने झीरम को लेकर सियासत तो गरमा ही दी। कवासी के टिकट को लेकर कांग्रेस को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया है। तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि आप आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपके नेताओं की शहादत हुई, 5 साल आपकी सरकार रही और जिन नेताओं पर शक जाता था, जो आपके नेता लोग जानते भी हैं, तो आखिर क्या हुआ कि आपके नेताओं का शहादत पर भी आपने कोई टिप्पणी नहीं। हर कोई जानता है कि झीरम कांड का खेल क्या हुआ था, जनता भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं को इसकी चिंता नहीं हुई। जो अपने कार्यकर्ता और नेता का नहीं, वो किसी काम का। यही वजह है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज नितिन नवीन के बयान पर पलटवार करते नजर आए। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार मामले की जांच के लिए एनआईए से सबूत मांग रही थी, तब सबूत नहीं दिए गए। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। छत्तीसगढ़ में झीरम का मुद्दा सियासी तो है ही, भावनात्मक भी है। यही वजह है कि झीरम हमले को लेकर हर बार चुनाव के पहले वार पलटवार भी देखने को मिलता है, लेकिन सियासी घमासान से इतर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यह बताने की स्थिति में नजर नहीं आता कि झीरम के पीड़ितों को आखिर न्याय कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनावी रण में हुंकार भरी है।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने सोमवार को मंडला और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के वादों को दोहराया, साथ ही कई मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, क्योंकि सेना भी इसे नहीं चाहती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ चुनिंदा लोगों का पैसा माफ कर दिया है। वहीं नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों को पैसा देगी। इसलिए हमारा सबसे क्रांतिकारी कदम है महालक्ष्मी योजना, जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देगी। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार को सफल बनाने में जुटे पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। हालांकि पीएम के दौरे के बीच प्रदेश में कार्टून पॉलिटिक्स भी जमकर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री के बस्तर आगमन पर उनका सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर स्वागत किया। पोस्टर के जरिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बस्तर और आदिवासियों के विकास को दर्शाते हुए बस्तर की जनता को साधने की कोशिश की है। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और कांग्रेस ने भी व्यंग्यात्मक कार्टून जारी कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। चुनावी समर में जहां नेताओं की बयानबाजी तेज है, वहीं सोशल मीडिया पर भी कार्टून वॉर लगातार जारी है। रविवार को सपा सुप्रीमो अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कस्टोडियल डेथ के मामले में दूसरे राज्यों से आगे जाना चाहती है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। जेल के अंदर जो घटना हुई, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी?
रुड़की कोर कॉलेज में भाजपा के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को युवा शक्तियों को संबोधित किया। इस दौरान कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने पीएम मोदी के 10 सालों के कामों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने की बात कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज और कल का भविष्य मात्र युवा ही है और युवा शक्ति उनके साथ है। आज जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हिंदुस्तान में हो रही है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे साथ किस तरह खड़ी है और वो आज क्या देखती हैं। आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला हमको। देखिए कि 2000 की कैपेसिटी का हॉल है, उसमें बच्चों को, नए बच्चे आ रहे थे, पुराने बच्चों को हमें उसमें से खाली भी कराना पड़ा। बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर और वो आज जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार हमको कैसे देखती है। आज मैं यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत, युवा शक्ति, ऊर्जा तो युवा में होती है, जोश होता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। युवा उनके विजन के साथ जुड़े, उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलें और विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हो रही है उस यात्रा में सहयात्री बने। त्रिवेंद्र रावत जी के लिए वोट करने इसलिए आया हूं और बल्कि कैंपेनिंग के लिए आया हूं इस वजह से क्योंकि मेरे अंदर जो भी बात है आज तक इनके बारे में इनकी रेपुटेशन है, जो चरित्र है। जब भी ये जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं नहीं आता यहाँ पे। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक राष्ट्र का निर्माण चरित्र के साथ होता है, स्किल के साथ नहीं होता है। अगर चरित्र नहीं होगा, रावण बहुत स्किलफुल था, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन चरित्रहीन था। अगर हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, उनको जीविका कमाना सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा रहे हैं, तो कभी देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरा यही कहना है कि अगर स्किल सिखा रहे हैं और कैरेक्टर नहीं सिखा रहे तो हम सिर्फ रावण पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर चल रहा महामुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है। यहां भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम के बेटे वीरेंद्र रावत महामुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत से देखिए उत्तराखंड ब्यूरो योगेश शैली का एक्सक्लूसिव बातचीत। हरिद्वार लोकसभा सीट जो काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहां से भाजपा और कांग्रेस से दो दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में हैं और बात करें कांग्रेस से तो कांग्रेस से वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं। वीरेंद्र रावत भले ही चुनावी रणभूमि में अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनका ये डेब्यू होगा जब सामने धुरंधर चेहरे चुनावी मैदान में हों। तो हम ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर के जानना चाहेंगे कि क्या रणनीतियां आपकी रहेंगी चुनावी मैदान में और इसके अलावा क्या सामने चैलेंजेस आपके आ रहे हैं। हरिद्वार क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है और देवभूमि का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। मुझे पार्टी ने यहाँ से सांसद का प्रत्याशी बनाया है और मेरे लगभग 25 साल का राजनीतिक अनुभव है। 1996 में मैं कॉलेज में, दिल्ली के कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा। वहाँ से फिर मैंने NSUI में काम किया, यूथ कांग्रेस में मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, फिर सेवा दल में किया। आज मैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के रूप में कार्य कर रहा हूं। और जहां तक चुनौतियों की बात है, हरिद्वार जिला अपने 10 वर्ष में जो अपने खोए हुए सांसद और खोए हुए विकास को ढूंढ रहा है। आज भाजपा ने अपने ही जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, उनके पास
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन उस विभाग से उन्होंने एक भी काम हरिद्वार जिले में कराया नहीं। स्कूल तो यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा स्कूल भी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ नहीं बनाया। आज वो खुद नेपथ्य में चले गए हैं और एक नया चेहरा लेके आई है भाजपा, लेकिन उस चेहरे के पीछे भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके सहारे वो चुनाव लड़ सके। मुख्य धारा जो देखी गई थी, जो तब देखी गई थी, वो उस समय के मेडिकल कॉलेज, वो उस समय के एजुकेशन सिस्टम जो उस समय डेवलप हुआ, चाहे एम्स की बात करें, चाहे आईआईएम की बात करें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये उसी समय आए थे और ये कांग्रेस सरकार के ही समय के हैं। लेकिन अगर उपलब्धियों की बात करें तो भाजपा इसके लिए कोई बड़ा वो अचीवमेंट नहीं कर पाई, इतना लंबा समय भाजपा को भी मिला। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कहीं कहीं तो इनकी ट्रिपल इंजन भी है, लेकिन इनका इंजन जो है वो दिल्ली में ही फेल हो गया है, तो उसका कोई लाभ जो है ना तो उत्तराखंड की जनता को मिला, ना हरिद्वार की जनता को मिला है। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हरिद्वार वासियों का दूसरा निवास मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। जब मर्जी लोग चले जाया करते थे वहाँ, और रात के 2-2, 3-3 बजे तक हरीश रावत जी सबसे मिलते थे, उनकी समस्याओं का निदान करते थे। आज इन 10 वर्षों में जो है यहाँ की जनता उस चीज को कहीं ना कहीं मिस कर रही है और वो मुझे एक प्रतीक के रूप में देख रही है और निश्चित रूप से वो दिन जो है मैं उनके वापस लाने में सहयोग करूंगा। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है वीरेंद्र रावत कांग्रेस से। कहा जाता है कि बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से वीरेंद्र रावत भी इस कहावत को चरितार्थ करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में एक दिग्गज चेहरा और एक दिग्गज नेता के रूप में जिस तरीके से हरीश रावत ने अपनी पहचान बनाई थी, वीरेंद्र रावत किस तरीके से अपनी पहचान बना पाते हैं। अपने सहयोगी वैभव पटवाल और कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV24 हरिद्वार। हरिद्वार में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में अभियान चलाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आप नेता नरेश शर्मा ने कहा कि देश में तानाशाही का दौर है, बेबुनियाद आरोप लगाकर बिना किसी सबूत के जनता की ओर से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। जनता इसका जवाब वोट से देगी। वहीं सपा नेता डॉक्टर राजेंद्र पराशर ने कहा कि देश में भय का माहौल है। महंगाई आज इतनी है, महिलाएं अपना किचन चलाना भारी हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। इस सरकार ने वायदा किया था 2014 में कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ को छोड़ो, मेरे ख्याल 2000 नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसका लाभ इंडिया गठबंधन को के प्रत्याशी को मिलने वाला है। तो आज हम बैठ के इसके बाद हमारी आरंभ है प्रचंड में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।